अच्छा जी, कल के लेक्चर से क्वेश्चन, बजटिंग पे हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। पर्पसेस ऑफ बजटिंग, कुछ टर्म्स थी बजटिंग से रिलेटेड, बजटिंग प्रोसेस, फंक्शनल बजट एंड मास्टर बजट। कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई चीज़ पेंडिंग, कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिए। हाउ डज बजटिंग हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन? कौन बताएगा? बजटिंग से कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में कैसे मदद मिलती है, ये कैसे अचीव होता है ये ऑब्जेक्टिव? कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। कोई और स्टूडेंट? प्लानिंग जब आप बजटिंग जब करते हैं तो इट प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटिटी। जैसे हम कल एग्जांपल ले रहे थे, सेल्स और प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन ना हो तो टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट की कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रोडक्शन और एचआर की कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रोडक्शन और प्लांट मेंटेनेंस की कोऑर्डिनेशन ना हो तो प्रोडक्शन के टारगेट्स भी अचीव नहीं हो सकते। सो प्लानिंग बजट जो है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑर्डिनेट अमंग्स द डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड हों, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में प्रोसेस चले। बजट फैक्टर क्या होता है जी? प्रिंसिपल बजट फैक्टर, सॉरी, व्हाट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर? कौन बताएगा? प्रिंसिपल बजट फैक्टर, हाँ जी, प्रिंसिपल बजट फैक्टर आप बताना चाहते हैं? जी बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक है, इट इज वेरिएबल, इट इज व्हाट वी कॉल, इट इज अ वेरिएबल विच लिमिट्स द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक्टिविटी लेवल। नॉर्मली इट इज सेल्स, नॉर्मली प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज सेल्स। प्रिंसिपल जो सेल्स है उस पर डिपेंड करता है कि इदारा किस लेवल पे ऑपरेट करेगा, कितने यूनिट्स बनाएगा, कितनी प्रोक्योरमेंट करेगा, कितने बंदे हायर करेगा। नॉर्मली सेल्स पे ये सब डिपेंडेंट होता है। बट इन सम सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्लांट कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है, हमारी डिमांड के मुकाबले में कम है, हमारी लेबर जो हमारे पास अवेलेबल है वो जितनी प्रोडक्शन डिमांड हमारी है उसके मुकाबले में कम है, तो उस केस में हमारा रिसोर्स जो है वो भी प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है। फंक्शनल बजट, हमने फिर बजटिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि पहले डिपार्टमेंटल बजट, जिनको हम फंक्शनल बजट कहते हैं, वो बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर फंक्शनल बजट्स को समराइज किया जाता है मास्टर बजट की डॉक्यूमेंट में। मास्टर बजट में 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पीएनएल, एक पीएनएल कैश बैलेंस शीट एंड कैश बजट। ये 3, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश, ये 3 आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मास्टर बजट में आती हैं। कल हमने एक एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 5 फंक्शनल बजट की देखी थी, जिसमें हमने सेल्स बजट बनाया था, प्रोडक्शन बजट बनाया था और परचेज बजट बनाया था रॉ मटेरियल का। अब हम एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हमें फंक्शनल बजट भी बनाने हैं और फिर एंड में मास्टर बजट भी बनाना है। इलस्ट्रेशन 6 है जी हमारे पास, मेसी वर्क्स की इलस्ट्रेशन है। इसकी रिक्वायरमेंट पेज 215 पे आ रही है। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट एंड मास्टर बजट। मास्टर बजट का मतलब तीनों डॉक्यूमेंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश बजट। सो पढ़िए ज़रा, डाटा गो थ्रू कर लीजिए एक दफ़ा सारे डाटा से, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। डिफरेंट हेडिंग्स के साथ उसने हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। जस्ट रीड थ्रू द डाटा ताकि आपको सिर्फ आइडिया थोड़ा हो जाए। बाकी हम जैसे जैसे हर बजट बनाएंगे हम दोबारा रेलेवेंट डाटा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सेल्स बजट बनाना है। सेल्स बजट से मुराद हमारी अगले साल हम कितना रेवेन्यू अर्न करने का टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड डिमांड अगले साल क्या होगी, उनकी सेल प्राइस क्या ये अवेलेबल है। तो हमारा जो फॉर्मेट सेल्स बजट का बनेगा, वी स्टार्ट विद द पार्ट ए, सेल्स बजट।
बजटेड रेवेन्यू, प्राइस, यूनिट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं, प्राइस क्या है और बजटेड सेल्स। ये जी आपका सेल्स बजट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट के बारे में हम फ्लेक्सिबल होते हैं, हम रो में या कॉलम में जैसे मर्जी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दें, इट डज़ नॉट मैटर। पर नज़र आना चाहिए कि सेल्स टीम को जो हमने टारगेट्स देने हैं वो कम्युनिकेट होने चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स बजट हमारे टारगेट्स टू सेल्स टीम हैं और हमारी दो प्रोडक्ट्स, एक हमटी एक डमटी। टारगेट्स क्या हम दे रहे हैं जी, हमटी के 4500 यूनिट्स बेचने हैं, डमटी के 4000 यूनिट्स बेचने हैं। प्राइस टारगेट्स हम दे रहे हैं, हमटी शुड बी सोल्ड एट ₹32 and 44 and the revenue should be 144,000 176,000 and the total is 320,000. This is your sales budget. फंक्शनल बजट में सेल्स डिपार्टमेंट का बजट जो सेल्स टीम को कम्युनिकेट किया जाएगा। सेल्स बजट सेल्स टीम का टारगेट है, तो इसमें सेल्स टीम को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी सेल्स टीम ने बेचनी है, कितने कितने यूनिट्स बेचने हैं उन्होंने, किस प्राइस पे बेचने हैं और अल्टीमेटली क्या रेवेन्यू उनको अचीव करना है। बजट्स आर टारगेट्स टू द रेलेवेंट टीम। सेल्स बजट इज टारगेट टू द सेल्स टीम, सो इट शुड कंटेन, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि सेल्स टीम को चाहिए होगी इफ़ दे वांट टू अचीव देयर टारगेट्स। तो उनको प्रोडक्ट्स भी पता होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट के यूनिट्स भी पता होने चाहिए और हर प्रोडक्ट की प्राइसेस भी पता होने चाहिए, तभी वो टारगेट सेल्स अचीव कर पाएंगे। सो सेल्स बजट हमारा पार्ट ए। पार्ट बी, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटीज़। कल भी हमने सेल्स और प्रोडक्शन बजट बनाया था जब इलस्ट्रेशन 5 हम कर रहे थे। सेल से प्रोडक्शन पे जाने की क्या इक्वेशन है जी, सेल्स क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आपकी जी से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की इक्वेशन है और यही आपका प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट बन जाएगा। आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं जी, हमटी एंड डमटी, एच एंड डी। आप बजटेड सेल्स लाएंगे यहाँ पे, इसमें आप ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक बजटेड, ये भी बजटेड है टारगेट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे आप इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये शायद एक्चुअल है। दिस शुड गिव यू बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन का टारगेट आप प्रोडक्शन टीम को देते हैं ताकि अगर हमने सेल्स को अचीव करनी है, इन्वेंट्री टारगेट्स जो मेंटेन करने हैं उनको कैरी करना है, सो प्रोडक्शन टीम शुड नो कि उनको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। सो बजटेड सेल्स हमारे पास है जी, हमटी की 4500, 4000। क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट ये जी अवेलेबल है आपको नोट नंबर 3 में। B3, बी फिनिश गुड्स की डिटेल है, उसके 3 में आई है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एट 31 मार्च 20x6। जब आप साल ख़त्म होगा तब 400 यूनिट्स चाहिए यहाँ पे और 1200 यूनिट्स चाहिए हम ठीक है। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एट दैट 1 अप्रैल x5। अभी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 900 यूनिट्स यहाँ पे और 200 यूनिट्स इधर। दिस गिव्स यू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 4000 एंड 5000। ये जी हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ गई। दिस इज प्रोडक्शन बजट जो प्रोडक्शन की टीम के हवाले किया जाता है कि भाई आपको इतने यूनिट्स बनाने हैं अगले साल दोनों प्रोडक्ट्स के, अगर ये यूनिट्स बनेंगे तो ही सेल्स टीम अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। अब हम एक पूरा कोऑर्डिनेटेड बजट बना रहे हैं, फंक्शनल बजट, जो कि अल्टीमेटली मास्टर बजट में रिफ्लेक्ट होगा। फंक्शनल बजट कैसे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, ये टारगेट्स कम्युनिकेट भी कर रहा है हर टीम को
और ये टारगेट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर कर रहा है कि एक बजट, एक डिपार्टमेंट के टारगेट्स दूसरे डिपार्टमेंट के टारगेट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन, जब ये डॉक्यूमेंट दी जाएगी हर डिपार्टमेंट को तो उनको डिपार्टमेंट्स को उनके टारगेट्स कम्युनिकेट हुए। और कोऑर्डिनेशन, जब ये डॉक्यूमेंट बनाई जा रही है तो इंश्योर किया जा रहा है कि हर डिपार्टमेंट का बजट दूसरे डिपार्टमेंट के बजट को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके साथ अलाइन हो। दिस इज कोऑर्डिनेशन जो बजट से हमें मिल रही है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? प्रोडक्शन का बजट। थर्ड इज प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। हमारे पास कितने प्लांट्स हैं? वी हैव 2 प्लांट्स। नोट नंबर B6, नोट नंबर B6 में हमें नजर आ रहा है वी हैव 2 प्लांट्स। एक मशीनिंग है, एक असेंबलिंग है। हम टी भी मशीनिंग में प्रोसेस होती है, असेंबलिंग में भी प्रोसेस होती है। डम टी भी मशीनिंग में भी प्रोसेस होती है, असेंबलिंग में भी प्रोसेस होती है। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट से मुराद इन दोनों प्लांट्स को अगले साल हम कितने आवर्स के लिए यूटिलाइज करना प्लान कर रहे हैं। प्लांट यूटिलाइजेशन, प्लांट कितनी देर चलेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन पे, कि हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और हर यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगता है। दैट विल डिटरमिन कि कोई एक प्लांट कितना अरसा चलेगा। इसके लिए हम फॉर्मेट जो बनाते हैं कुछ इस अंदाज में शायद बनेगा। पार्ट सी, हम 2 कॉलम असेंबलिंग के लिए लेते हैं, 2 कॉलम मशीनिंग के लिए लेते हैं। और वो कॉलम क्या है? मशीनिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए मैं एब्रीवेट ये कर देता हूँ। आपको एग्जाम में ये एब्रीवेशन अलाउड नहीं होती न्यूमेरिकल वर्किंग में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और एफिशिएंसी के लिए कर लेता हूँ, तो इसको आपने प्रैक्टिस नहीं बनानी। अच्छा जी, हमारे जो वर्किंग बनती नज़र आ रही है, एक यहाँ पे आएंगी हमारी प्रोडक्ट्स जो हमें बनानी है। ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपको सोच के डेवलप करना पड़ेगा। आदत आपको थोड़ी थोड़ी सोचने की डालेंगे तो ग्रेजुअली बिल्ड होगी। अगर आपने सोचने की आदत ना डाली और आंसर से फॉर्मेट्स देख के कॉपी करते गए तो एग्जाम में फंस जाओगे। एग्जाम में फॉर्मेट कैसे बनाना है उस पर स्टक हो जाओगे। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ कि कैसे डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनके यूनिट्स कितने बनाने हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम, मिनट्स गिवन है तो मिनट्स लेते हैं हम। मिनट्स पर यूनिट कितने लगेंगे, और यहाँ पे हम टोटल आवर्स ले आते हैं। यहाँ पे हम मिनट्स पर यूनिट कितने लगेंगे और यहाँ पे हम टोटल आवर्स ले आते हैं। एंड दिस विल गिव अस प्लांट यूटिलाइजेशन बजट के टोटल मशीनिंग प्लांट कितना यूज होगा, असेंबलिंग प्लांट कितना यूज होगा। लेट्स स्टार्ट विद हम टी फर्स्ट। हम टी के हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं जी? प्रोडक्शन 4000। हम टी में मशीनिंग डिपार्टमेंट पे कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। और हम टी पे असेंबली डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। ठीक है जी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम टी को बनाने में, प्रोडक्शन में, मशीनिंग डिपार्टमेंट पे टोटल कितने आवर्स लगेंगे। 15 इंटू 4000 डिवाइड विद 60, 1000 आवर्स। और हम टी को असेंबली में कितना टाइम लगने वाला है? 4000 इंटू 12 डिवाइड विद 60, 800। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, मशीनिंग एंड असेंबली। हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं इन प्लांट्स को अगले साल हम कितने आवर्स यूज करेंगे। हमने यहाँ पे हिसाब लगाया कि अगर हम टी के 4000 यूनिट बनाने हैं तो उनको बनाने के लिए मशीनिंग प्लांट 1000 आवर्स यूज होगा और असेंबली प्लांट 800 घंटे यूज होने जा रहा है। सिमिलरली डमटी की वर्किंग करें, इसकी प्रोडक्शन हमने करनी है 5000 यूनिट्स और डमटी पर टाइम लगता है 24 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो आवर्स बनाइए 24 इंटू 5000 डिवाइड विद 60, 2000, 18 इंटू 1500। ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई चीज़ समझ ना आए पूछिएगा। टोटल प्लांट यूटिलाइजेशन
हमारी बजटेड प्लांट यूटिलाइजेशन, हमारी बजटेड प्लांट यूटिलाइजेशन। ये प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाना क्यों ज़रूरी है, किस डिपार्टमेंट के लिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनाया जाता है, किस डिपार्टमेंट के काम आएगा यह बजट? जनाब कोई बताएगा? कोई सोच सकता है कि प्लांट यूटिलाइजेशन बजट क्यों बनाया जाता है, किस डिपार्टमेंट ने इसको इस्तेमाल करना है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यस, सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। हर प्लांट की, हर मशीनरी की एक रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इवन आप अपनी बाइक यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग बाइक, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इतने अरसे बाद, इतने घंटे के बाद या इतने किलोमीटर बाद ऑयल चेंज होना है, इतने किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग होनी है, इतने किलोमीटर के बाद एक्स पार्ट बदलना है, वाई पार्ट बदलना है। सो एवरी मशीन हैज सम रिक्वायर सम मेंटेनेंस शेड्यूल। सो प्लांट यूटिलाइजेशन, हमें पता हो कि हमने कितने आवर्स प्लांट चलाना है, उसके हिसाब से प्लांट की मेंटेनेंस का, रिपेयर का शेड्यूल या कैलेंडर बनाया जाता है। उसके हिसाब से प्लांट के स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल की इन्वेंट्री रखी जाती है। ऐसा नहीं होता, आपके पास तो है ना कि आपकी बाइक एक मूवेबल एसेट है, आपको जब भी कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है आप वर्कशॉप पे ले जाते हो। प्लांट कैन नॉट बी मूव्ड। प्लांट के जो स्पेयर्स होते हैं, जो कंज्यूमेबल होते हैं, कोई ऑयल हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, दे ऑल हैव टू बी देयर एट द प्लांट इन द स्टोर्स, स्टोर में पड़े होते हैं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास कैलेंडर आ जाएगा, यूटिलाइजेशन आ जाती है। वो इस यूटिलाइजेशन के हिसाब से अपना कैलेंडर प्रिपेयर करते हैं मेंटेनेंस का, अपनी कंज्यूमेबल की और पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि कितने गियर्स, कितनी बेल्ट, कितना ऑयल, कितनी ग्रीस हमें चाहिए होगी इस प्लांट को अगले साल ऑपरेट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन वाले प्लांट चलाने पे तैयार हैं, अगर मेंटेनेंस वाले उसकी मेंटेनेंस के लिए तैयार नहीं है तो प्रोडक्शन विल नॉट बी एबल टू अचीव टारगेट। मेंटेनेंस वालों ने कैलेंडर बनाया हुआ है, लेकिन स्टोर्स वालों ने स्टोर स्पेयर्स खरीद के नहीं रखे हुए, पार्ट्स जो चेंज होने वो नहीं खरीदे हुए, तो काम नहीं चलेगा। सो बजट बनाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। हर डिपार्टमेंट के पास उसके टारगेट्स कम्युनिकेट हुए हों और वो टारगेट्स कोऑर्डिनेटेड हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों। सो ये बजट जो है प्लांट यूटिलाइजेशन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यूज करेगा, और इसी से ही कंज्यूमेबल की रिक्वायरमेंट बना के वो रॉ मटेरियल के जो स्टोर एंड स्पेयर्स डिपार्टमेंट है हमारा, जो प्लांट के स्टोर्स खरीदता है और मेंटेन करता है इन्वेंट्री में, उनको यहाँ से रिक्वायरमेंट बना के देंगे कि हमें अगले साल के लिए इतने घंटे ये प्लांट चलाना है, इतना घंटे ये प्लांट चलना है, हमें इसके लिए क्या क्या पुर्जे चाहिए, इसके लिए क्या क्या पुर्जे चाहिए। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। नेक्स्ट बजट क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। यूजेज बजट मतलब रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल होना है। रॉ मटेरियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है नोट नंबर सी में, और वैसे नोट नंबर B7 में भी है। नोट नंबर B7 में हमें एक फिनिश प्रोडक्ट में कितना रॉ मटेरियल जाता है, ए का, बी का, वो बताया गया है B7 में, और सी में हमें रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री का बताया गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूजेज से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो B7 के हमटी बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, डमटी के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। बट वी कैन सी हियर एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 रॉ मटेरियल्स, ए एंड बी। हमें मेजर करना है कि हमें ए कितना यूज करना है अगले साल और बी कितना यूज करना है अगले साल। इसका फॉर्मेट भी, रॉ मटेरियल यूजेज का फॉर्मेट भी बिल्कुल इसी अंदाज में बनेगा जैसे हमने ऊपर बनाया। 2 आपके कॉलम रॉ मटेरियल के आ जाएंगे और फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, ए एंड बी। यहां पे केजी पर यूनिट और यहां पे टोटल यूजेज इन केजीज, यहां पे केजी पर यूनिट और यहां पे टोटल यूजेज इन केजी। और इसी तरह यहां पे आपकी प्रोडक्शन, यहां पे आपके थे ये भी प्रोडक्शन यूनिट्स थे, इधर भी आपकी प्रोडक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे, और ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। सेम वही फॉर्मेट जो हमने प्लांट यूटिलाइजेशन के लिए बनाया था, वही फॉर्मेट मटेरियल यूजेज के लिए हम बना रहे हैं। जिससे हमारे 2 प्लांट्स थे,
दोनों प्लांट्स पे अलग-अलग टाइम लग रहा था हर प्रोडक्ट का, तो हमने उसको अलग-अलग मैयर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं हमटी में भी डम्टी में भी, तो अकॉर्डिंगली उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमने अलग-अलग कॉलम बनाए। अच्छा जी, हमारे पास प्रोडक्ट्स वही दो, एच डी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 4000 एंड 5000। लेट्स स्टार्ट विद हमटी फर्स्ट। हमटी में ए कितना लगता है जी पर यूनिट? 1.5। हमटी में बी कितना लगता है पर यूनिट? 2 हमटी में 2, हमटी में बी लगता है 2, ठीक है जी। और डम्टी में ए कितना लगता है जी? 0.5 और बी कितना लगता है? 4। लीजिए जी, यहां से क्वांटिटीज में ये कर सकते हैं, 6000, 8000, 2500, 20000। लीजिए जी, दिस गिव्स अस द यूजेज बजट। ये हमारा यूजेज बजट आ गया 8500 and 28,000. This is raw material usage budget. हमारे पास दो रॉ मटेरियल हैं, ए एंड बी। अगले साल ये दोनों रॉ मटेरियल हम कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे? रॉ मटेरियल यूजेज बजट। रॉ मटेरियल यूजेज बजट शायद प्रोडक्शन टीम के काम आने वाला है, क्योंकि उनको पता हो उन्होंने कितना रॉ मटेरियल प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपने कंज्यूमेबल्स की, एचआर की रिक्वायरमेंट शायद असेस कर पाएँ। यूजेज बजट केजी में चाहिए या वैल्यू में चाहिए, बिल्कुल उसने बताया नहीं है। हम इसको अगर चाहें तो आगे वैल्यू में भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट क्या सेम है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एज द बजटेड कॉस्ट फॉर द कमिंग ईयर, तो सेम ही रहेगी कॉस्ट, तो हम बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहें यूजेज को वैल्यू में भी ले जा सकते हैं। नॉर्मली यूजेज की बात, क्योंकि आगे अगर आप देखिए हमें प्रोक्योरमेंट बजट भी बनाने को कहा गया है। प्रोक्योरमेंट बजट कि हमने मटेरियल ख़रीदना कितने का है, तो हमें पैसे के लिए, कैश के लिए प्रोक्योरमेंट की वैल्यू में इंटरेस्ट है। यूजेज में हमें सिर्फ क्वांटिटी ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि यूजेज की कीमत नहीं आप पे करते, कीमत आप परचेज की पे करते हो। आपने अपनी यूटिलिटी देखनी है ना, मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा रॉ मटेरियल यूजेज, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, मैंने आपसे जो भी एग्जांपल दी है, कौन इस्तेमाल करेगा इन्फॉर्मेशन? शायद ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल करनी है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इससे कोई ताल्लुक नहीं है मटेरियल कितने का आया, उसको तो पता सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे कितना मटेरियल कंज्यूम करना है, उस कंजम्पशन के हिसाब से अपनी टीम, लेबर, मशीनरी को रेडी करूं, ठीक है। उसको वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज ओनली अकाउंटेबल फॉर द क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आपको यूज करनी थी, आपने उतनी की या उससे कम की या उससे ज़्यादा की, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका टारगेट क्वांटिटी पे है। जब हम प्रोक्योरमेंट पे जाएंगे, परचेज पे जाएंगे, यस, वहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों टारगेट्स दिए जाएंगे। परचेज टीम को टारगेट सिर्फ क्वांटिटी का नहीं दिया जाएगा, आपने कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, उनको परचेज प्राइस का भी टारगेट दिया जाता है कि आपको ये क्वांटिटी एक्स प्राइस पे वाई करके टोटल परचेज कॉस्ट हमारी वाई अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम अपरेंटली, मुझे लगता है यूज़ के हिसाब से शायद रुपीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें जाने की, क्योंकि हमने हमेशा इन्फॉर्मेशन जब देख रहे हैं तो सोचने की आदत डाली है, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कौन करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि यूज़र कौन है इसका। तो आप यूज़र के एंगल से कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो, आप सोच सकते हैं कि यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत है, यूज़र को अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ पे होनी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी कितने रुपए का मटेरियल आया, इस पे नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ख़रीदने का जिम्मेदार नहीं है। मटेरियल आया कितने का, ये जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट पे है। तो परचेज डिपार्टमेंट के टारगेट्स में प्राइस ज़रूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वैल्यू ज़रूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर वैल्यू ना भी हम दें तो मुझे लगता है शायद बेहतर है, बल्कि बेहतर है, हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत यहाँ पे शायद ना हो। ई, डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट, नोट नंबर B8।
डायरेक्ट लेबर बजट हमें पर यूनिट बताई गई है, हमटी में कितनी लगनी है, डमटी में कितनी लगनी है, और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नोट नंबर डी में बताई गई है। डायरेक्ट लेबर बजट बनाया किसके लिए जाएगा? हु विल बी द यूजर ऑफ डायरेक्ट लेबर बजट? पहली बार डायरेक्ट लेबर बजट में आएगा क्या कि अगर हमने ये टारगेट्स हासिल करने हैं प्रोडक्शन के, सेल्स के, तो अगले साल हमारी लेबर के कितने आवर्स हमें चाहिए, ये हमारा डायरेक्ट लेबर बजट है। अब इस लेबर बजट का यूजर कौन है जी? हु विल बी द यूजर ऑफ डायरेक्ट लेबर बजट? HR डिपार्टमेंट, जिसको हम कहेंगे भाई हमें ये लेबर आवर्स हायर करके दें, ये लेबर फोर्स हायर करके दें ताकि हम अपना काम करें। अब हमने लेबर का बजट बनाना है। इसका तरीका हमारे पास फॉर्मेट अगर हम बनाएं, इसका भी दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन आवर्स पर यूनिट एंड टोटल टाइम। यहां पे शायद प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स में आवर्स पर यूनिट एंड टोटल आवर्स शायद प्रोडक्ट वाइज बनेंगे, फिर सम बनेगा। इधर शायद बजटेड लेबर आवर्स एंड देन लेबर रेट रुपीज पर आवर। यहां पे शायद ये जरूरी है क्योंकि जब आप HR टीम को टारगेट दे रहे हैं तो उनको सिर्फ आवर्स का टारगेट नहीं देंगे, उन्होंने आवर्स हायर करने हैं, उनको रेट का टारगेट भी देंगे, भाई इतने घंटे हायर करने हैं और इस रेट पर हायर करने हैं। So we have two products, H&D, production 4,000 units and 5,000 units, hours per unit 6 and 9, total is 24,000, 45,000, 69,000, and the rupees per hour 1.6. So budgeted labor cost, double one. दिस इज द लेबर बजट। लेबर बजट का यूजर है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट को हमने टारगेट देना है सिर्फ आवर्स का नहीं, उसको रेट का भी टारगेट देना है। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पिछली डिस्कशन में कि जब हम प्रोक्योरमेंट बजट बनाएंगे तो परचेज डिपार्टमेंट को हम क्वांटिटी का टारगेट नहीं देंगे, साथ रेट का भी टारगेट देंगे, टोटल परचेज वैल्यू का टारगेट मिलेगा उनको। सिमिलरली यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के पास लेबर बजट ने जाना है कि उनको कितने लेबर आवर्स अगले साल हायर करने हैं, उनको साथ रेट का टारगेट भी दिया जाएगा, आपको किस रेट पे हायर करने हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, HR डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कितना सक्सेसफुली वो रिक्वायर्ड टाइम हायर कर पाए, कितना सक्सेसफुली वो टारगेट रेट्स को अचीव कर पाए, यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। बजट्स आर आवर प्लान्स, दीज आर आवर टारगेट्स, जो कि हर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किए जाते हैं एंड दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टारगेट्स होने चाहिए। आप यहाँ पे पूरी सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं कि हम जो फंक्शनल बजट बना रहे हैं ये सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। एक डिपार्टमेंट का बजट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, कोऑर्डिनेटेड है। बेटा HR डिपार्टमेंट वाले रेट जब बजट बनता है ना, फंक्शनल बजट बनता है। फंक्शनल बजट आपको अगर आपको पता हो, कल हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल बजट का, तो उसमें हमने बात क्या की थी कि हर टीम मेंबर का बजट बनाने में एक रोल होता है, ठीक है। बजट जब ये बन रहा है लेबर का तो डेफिनेटली HR डिपार्टमेंट की इनपुट ली जा रही है, उनका एक रोल है जो कि इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले साल क्या सैलरी पे की वर्कर को और आपके ख्याल में अगले साल सैलरी क्या होगी उनसे, और उसकी आपके ख्याल में बेसिस क्या है। आपने पिछले साल अगर 1.5 रुपया दी है तो अगले साल 1 रुपया 65 पैसे क्यों आप प्रपोज कर रहे हैं। हो सकता है आप लेबर से पूछें अगले साल क्या सैलरी दोगे, वो कहेंगे ये 1 रुपया 65 पैसे। उनसे पूछा जाएगा क्यों 1 रुपया 65 पैसे, वो उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि जी हमारे ख्याल में इन्फ्लेशन इतनी होगी, हमारे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, हमारे ख्याल में ऐसा होगा वैसा होगा। इनपुट वही देंगे, लेकिन एक बजट कमेटी है जिन्होंने बैठना है, डिस्कस करना है और फिर उन्हें फाइनल अप्रूव करना है। जी हमारे हिसाब से आपका टारगेट 1 रुपया 65 नहीं है, 1 रुपया 60 पैसे है।
आपने एक बार 60 पैसे में लेबर हायर करनी है। सो HR डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। लेकिन फाइनल जो वर्ड यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, निगोशिएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बजट बाय द कमेटी। बजट बन के आया नीचे से, इंफॉर्मेशन नीचे से आई, लेकिन बजट कमेटी ने बैठ के उसको डिस्कस करने हैं, उसको निगोशिएट करना है और उसको फिर अप्रूव करके फ्लोट करना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जी कोई और सवाल? आपको प्रोसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ का क्या यकीनन हर दफ़ा एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन में एग्जामिनर किसी प्रोसेस के किसी स्टेप की तरफ रेफरेंस कर सकता है कि इस प्रोसेस में, इस स्टेप में ऐसे बात हुई, वैसे बात हुई, उसमें ये फैसला हुआ। तो अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आपके लिए सिनेरियो को समझना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, चीज़ों को सुना हुआ होगा, तो आप कहानी को समझ पाओगे और कहानी को समझोगे, प्रॉब्लम को समझोगे तो उसका सलूशन बड़ा अच्छा डिवाइस कर पाओगे। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साथ साथ पढ़ते रहना है चीज़ों को, सिर्फ कैलकुलेशन वोंट हेल्प यू अ लॉट। रीडिंग प्लस कैलकुलेशन, दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर CMA। जी कोई सवाल जी? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में अगले साल हमारा क्या खर्चा होने वाला है, और प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में आपको एक और काम भी करना है, वो नोट नंबर E है। ज़रा नोट नंबर E एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए ज़रा, प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में ही है, क्योंकि हम प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनाने जा रहे हैं। रीड नोट नंबर E अगेन। हमें बजटेड ओवरहेड्स दोनों डिपार्टमेंट्स के गिवन है, फिर इसके बाद उसने उसके नीचे डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है, और उसमें डेप्रीसिएशन के दो टुकड़े हैं, एक एग्जिस्टिंग मशीनरी है और एक न्यू मशीनरी है। जब ये डेप्रीसिएशन इन ओवरहेड्स में ऐड करेंगे तो आपके टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक है जी, हर डिपार्टमेंट में कितने आपके ओवरहेड्स इनकर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बजटेड, जब हम ओवरहेड का बजट बना रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड का बजट बना रहे हैं, तो पहला जुमला जो इस नोट नंबर E का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीनिंग आवर्स। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीनिंग आवर्स। सो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में वी हैव टू डिटरमिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड विद, इस केस में बजटेड मशीन आवर्स। यह है जी फार्मूला आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का। पहला जुमला उसने यही बताया है कि कंपनी अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है मशीन आवर की बेसिस पे, और हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट्स के मशीन आवर पार्ट नंबर C में हमने वर्कआउट किए हुए हैं। तो यहां पे हम लेके आएंगे बजटेड मशीन आवर्स पार्ट C से, और देन वी विल हैव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो जब हम बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड बजट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट यहां पे आके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पे आके खत्म होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना होता है। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, OAR का जो चैप्टर आपने देखा हुआ है, उसमें हमने ये चीज़ सीखी है कि जब ओवरहेड बजट बनाया जाता है उसी स्टेज पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी डिटर्मिन कर लिया जाता है, और वही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है जो आगे हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करने में यूज़ कर रहे होते हैं। वही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है जो आगे बजट में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज ओवरहेड कॉस्ट। सो ये है हमारा फॉर्मेट प्रोडक्शन ओवरहेड बजट का। पहले मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं जी। मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं बजटेड डेप्रिसिएशन से पहले? 39,500। ये जी डेप्रिसिएशन से पहले इसके बजटेड ओवरहेड्स हैं। इसकी डेप्रिसिएशन के बारे में वो कहता है, डेप्रिसिएशन सेकंड पैरा यहाँ पे इज टेकन एट 5% स्ट्रेट लाइन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट। अ मशीन कॉस्टिंग 20,000 इज ड्यू टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अक्टूबर 20x5 इन मशीनिंग डिपार्टमेंट। मशीनिंग डिपार्टमेंट में एक नई मशीन आनी है 20,000 की, जो कि 1 अक्टूबर को इंस्टॉल होनी है।
हमारे पीरियड में, जिस पीरियड का हम बजट कर रहे हैं, उसमें कितने अरसा चलेगी वो मशीन? 6 महीने। हमारा 1 अक्टूबर से 31 मार्च X6 पे साल ख़त्म हो जाना है। 1 अक्टूबर को मशीन खरीदेंगे, 6 महीने बाद साल ख़त्म होगा। सो नई मशीन 20,000 की ली जाएगी, 5% डेप्रीसिएशन, 6/12। और ये मशीनिंग डिपार्टमेंट में नई मशीन की डेप्रीसिएशन आने वाली है, कितनी है जी? 500। नई मशीन असेंबली डिपार्टमेंट में नहीं जा रही, सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट में आ रही है। आगे चलते हैं। वो कहता है जी मशीनिंग डिपार्टमेंट में विच ऑलरेडी हैज द मशीनरी इंस्टॉल्ड टू द वैल्यू ऑफ 100,000 एट कॉस्ट। इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन 100,000 की लगी हुई है, तो इसका मतलब मशीनिंग में 100,000 पे 5% डेप्रीसिएशन भी आनी है। वो कितनी आती है जी? 5,000। तो ये तो मशीनिंग डिपार्टमेंट की कहानी कंप्लीट हुई। 45,000 मशीनिंग डिपार्टमेंट के बजटेड ओवरहेड्स आ गए। मशीनिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं? एक बार फिर पैरा पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। मशीनिंग डिपार्टमेंट में उसने कहा पीरियड अगला साल शुरू होने के 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को हम नई मशीन लेंगे 20,000 की, और उस डिपार्टमेंट में 1 लाख की मशीन ऑलरेडी लगी हुई है। तो जो 1 लाख कॉस्ट पे लगी हुई है उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन 5% स्ट्रेट लाइन लगानी है, और जो नई मशीन लेंगे उसके ऊपर भी 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो एग्जिस्टिंग मशीनरी एंड न्यू मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमने ले ली। कोई सवाल, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछिए। फंक्शनल बजट्स हम बना रहे हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, रॉ मटेरियल यूजेज बजट, लेबर कॉस्ट बजट एंड नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड बजट पे हम पहुंचे हैं। असेंबली में बजटेड ओवरहेड कितने हैं डेप्रिसिएशन के अलावा? 18,650। असेंबली में नई मशीन तो नहीं आई, लेकिन असेंबली में एग्जिस्टिंग मशीन तो है। कितने की? यू विल हैव टू लुक एट द बैलेंस शीट। करंट बैलेंस शीट पे जाएंगे तो वहां पे प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट आ रही है। टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट कितनी है? 187,000, जिसमें से 100,000 की लगी हुई मशीनरी में, मशीनिंग डिपार्टमेंट में। तो असेंबली में कितने की है? 87,000 की। सो 87,000 का 5% कितना जी? सॉरी, 4350 एंड द सम इज 23,000। जनाब, एनी क्वेश्चन? बजटेड ओवरहेड्स, हमारे पास डेप्रिसिएशन की डिटेल ज़्यादा दी गई थी। ओवरहेड्स हमें डेप्रिसिएशन के अलावा बता दिए गए थे। हमें जो ओवरहेड्स गिवन थे उसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऐड की। मैं जो आपको कल बात कही थी ना कि बजटिंग में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट करनी है। कोई रूल नया आपने नहीं सीखना, जो पुराने रूल सीखे हुए हैं वही सारे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको आती है वही यहाँ पे इस्तेमाल हुई। बाकी ज़रबें तकसीमें, यूजेज की, कंजम्पशन की, आगे प्रोक्योरमेंट देखेंगे, लेबर कॉस्ट की देखेंगे। एवरीथिंग इज सिंपल। कोई चीज़ आपके लिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सिवाय एक आर्ट के, और वो आर्ट है स्टेटमेंट्स को पढ़ना और रिक्वायर्ड वैल्यूज क्वेश्चन में से पिक करना। कोई रूल आपको, कोई प्रिंसिपल आपको पीछे से बुक से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेमोराइज या याद नहीं करना, उसकी एप्लीकेशन नहीं सीखनी। रूल्स सारे बेसिक्स हैं जो आपने पहले अपने पिछले प्रायर स्टडीज़ में ही सीखे हुए हैं। यहाँ पे कोई नया रूल आप नहीं सीख रहे। और अगर कोई नई चीज़ आए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस कर दूंगा। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे कोई नया असूल नहीं सीखेंगे। 120,000 बेटा, 187,000 जो साल गुजरा, 31 डेट की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल X5 की। और जो 20,000 की मशीनरी है वो आपने 1 अक्टूबर में जाके ख़रीदनी है। अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 1 अप्रैल 20X5, 1 अप्रैल X5। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ जी? द बजट फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड इज टू बी प्रिपेयर्ड। एक्सपेक्टेशन फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड इंक्लूड द फॉलोइंग। एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो शायद इसके नीचे है, बैलेंस शीट के नीचे है, क्योंकि बैलेंस शीट तो एज एट 1 अप्रैल आ गई ना।
ये तो एज दैट ऑन अ डेट है ना, तो एक्सपेक्टेशन तो उसके बाद। आप ये कह सकते हो 31 मार्च की बैलेंस शीट को उसने 1 अप्रैल डेट दे दी है, बट है तो ये पास्ट की एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ना। हम तो 31 मार्च अप टू 31 मार्च X6 की बैलेंस शीट का बजट बना रहे हैं। तो ये साल का बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में यकीन वो 20,000 की एसेट नहीं आया हुआ, ये एज एट 1 अप्रैल X5 है। हमने मशीनरी 1 अक्टूबर X5 में लेनी है, तो वो यकीनन मशीनरी इस बैलेंस शीट में शामिल नहीं है। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, हम बजटेड ओवरहेड्स तक आए हैं, हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तक जाना है। तो मशीन आवर्स यहाँ से देखिए, मशीनिंग के 3000 है और असेंबली के 2300 हैं, और यहाँ से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रुपीज पर मशीन आवर 15 एंड 10। ये है जी हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी मेजर करते हैं। तो हमने बजटेड ओवरहेड्स भी लेने हैं और बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करके बजटेड मशीन आवर्स से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी लेना है हमें यहाँ पे। जी कोई सवाल यहाँ तक? जी हम पार्ट F तक गए हैं, नाउ पार्ट G की बारी है। कोई सवाल पीछे जो हमने डिस्कशन की है इन वर्किंग्स में से? पार्ट G है कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, मशीन आवर की बेसिस पे। बेटा अगर सवाल हम दोबारा पढ़ लें, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ प्लांट कैपेसिटी। मशीनिंग भी प्लांट है, असेंबली भी प्लांट है, ठीक है जी। उसने कहा जी द अमाउंट ऑफ प्लांट कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज अंडर। मशीनिंग भी हमारा प्लांट है, असेंबली भी हमारा प्लांट है, हमारे दो प्लांट हैं और दोनों में प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में भी देख लिया, नोट में भी ये देख लिया, लगा हुआ हमारा, ऐसे ही है ना। तो असेंबली का मतलब ये नहीं है कि उसमें मशीनें नहीं चल रही। असेंबली का मतलब वहां पे जो काम हो रहा है वो असेंबलिंग का हो रहा है। असेंबलिंग का काम मशीन कर रही है शायद। तो बेटा असेंबलिंग में भी मशीन चल रही है। वो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट पार्ट सी नजर आ रहा है ना आपको, उसमें क्या लिखा हुआ हमने, कितने घंटे चलेगा असेंबलिंग का प्लांट? तो असेंबलिंग का प्लांट 2300 घंटे चलेगा। तो प्लांट क्या मशीनरी होती है या ह्यूमन होता है? तो 2300 घंटे मशीन आवर हैं असेंबलिंग प्लांट के, 3000 घंटे मशीन आवर हैं मशीनिंग प्लांट के। मशीनिंग भी प्लांट है, असेंबलिंग भी प्लांट है। 3000 घंटे मशीनिंग प्लांट पे लगेंगे मशीन आवर्स के, और असेंबलिंग प्लांट पे 2300 घंटे मशीन आवर्स के लगेंगे। मशीनिंग मशीन प्लांट, बट मशीनिंग से ये ना कंफ्यूज करें कि मशीन सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट में चल रही है। मशीन आपकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी चलती है, मशीन आपकी कटिंग में भी चलेगी, मशीन आपकी असेंबली में भी चलेगी, अनलेस क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिकली कि ये डिपार्टमेंट लेबर ऑपरेटेड है। अगर क्वेश्चन गए यहां पे तो क्लियरली उसने लिखा हुआ है कि दोनों में प्लांट चल रहा है, बंदा नहीं चल रहा है, या बंदा चल रहा है तो उसकी वो बात नहीं कर रहा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल और? जी कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा आपको एक मैंने वैसे एक जनरल गाइडलाइन एडवाइस मजीद आपको दे दूं। अभी आपने अक्सर बच्चे ना, कोई जब एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये बजटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बजटिंग का टॉपिक से हम 4, 5, 7, 8, 10 दिनों में ख़त्म करेंगे। उसके बाद बच्चा, आप लोग एक अनसीन क्वेश्चन 1-2 करने की कोशिश करते हैं, एंड वो आपसे जब सक्सेसफुली नहीं होता तो यू इमीडिएटली गेट्स पैनिक। यार हमने तो लेक्चर भी सारे सुने थे, हमने किताब भी पढ़ी थी, हम सब सवाल कर रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा, या हमारा तो स्कोर उसमें सिर्फ 20 या 30% आ रहा है। होता है अक्सर बच्चों के साथ, स्कोर लो होता है। तो आपको जो चीज़ जहन में रखनी है कि भाई आप अभी लर्निंग के बाद अनसीन क्वेश्चन कर रहे हो। जब आप एग्जाम में जाओगे तब तक जाते जाते लर्निंग के बाद आपकी 3 से 4 रिवीजन आनी है। सो विद एवरी रिवीजन यू विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। शायद आप लर्निंग के बाद सवाल कर रहे हो, आपका स्कोर 25-30% है। अगर आपकी इफेक्टिव रिवीजन नहीं हुई, आप एक दफ़ा रिवीजन के बाद आओगे सवाल करने, आपकी परफॉर्मेंस 40-45% पे चली जाएगी। दूसरी रिवीजन के बाद सवाल करने आओगे, अनसीन सवाल नहीं देखोगे, नए अनसीन सवालों पे जाओ, उन पे जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है 60-65 पे जानी शुरू हो जाए। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यू विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस विद एवरी रिवीजन।
आपको लर्निंग के बाद आपकी परफॉर्मेंस एकदम 70-80 पे जाएगी, ऐसा एक्सेप्शनल जो बच्चे होते हैं उनके साथ ज़रूर होता है, लेकिन एक एवरेज बच्चे जो मेजॉरिटी हम होते हैं हम ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। सो कभी भी अपनी लर्निंग के फ़ौरन बाद परफॉर्मेंस पे पैनिक ना करो, अपनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस को गेज ना करो, क्योंकि एग्जाम तक जाने में अभी कई महीने हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सिलेबस इट रिक्वायर्स रिवीजन्स। जब तक आप 3-4 रिवीजन्स प्लान नहीं करोगे, ये सिलेबस आपकी ग्रिप में नहीं आएगा, आप एग्जाम लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। 1 या 2 दफ़ा सिलेबस को पढ़ के आप एग्जाम लेवल परफॉर्मेंस यहां से नहीं ले सकते। यू हैव टू प्लान रिपीटेड रिवीजन्स। जी जनाब, कोई सवाल? अच्छा जी पे आइए ज़रा। कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट्स आप बनाने जा रहे हैं, उन दोनों प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट बनानी है, कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। बजटेड सारा डाटा हमें अवेलेबल है। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगले साल जो आप 2 प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं, इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यू शुड रिकॉल कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के तो 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पे कौन सा लगना है? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको बताया गया है नोट नंबर ई में कंपनी ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है। यहां पे हमने एब्जॉर्प्शन के तहत ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। सो अगर आपका नॉलेज है, आपको सोचने की आदत है, तो आप ये चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे और सही डिसीजन लेके सही वैल्यूज कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा जी, अब हमें जो डाटा चाहिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाने की बात करूं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल है 2 तरह का, ए भी है, बी भी है। फिर हमारे पास लेबर है जो बनाने में इस्तेमाल होगी। इसके बाद और क्या आइटम है जी? ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स 2 डिपार्टमेंट की हैं, एक मशीनिंग के, असेंबली के। यही हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम डी बनाएं या एच बनाएं, हमटी बनाएं या डमटी बनाएं, रॉ मटेरियल ए, बी, लेबर, ओवरहेड, मशीनिंग, असेंबली, ये लगता है जी हमारा। और अब हर मटेरियल की कॉस्ट है और उसकी क्वांटिटी है जो हर प्रोडक्ट में यूज हो रही है। हर इनपुट की एक कॉस्ट है और हर इनपुट की एक क्वांटिटी है जो यूज हो रही है। कॉस्ट इंटू क्वांटिटी करते हैं तो हमारे पास रेट इंटू क्वांटिटी करते हैं तो कॉस्ट हमारे पास आ रही है। तो हमारा जो कॉलम शायद बनेंगे, 2 कॉलम हमें बनानेंगे पड़ेंगे एक प्रोडक्ट के लिए, 2 कॉलम दूसरी प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ जो कि रेट पर यूनिट है, इनपुट का रेट पर यूनिट कॉमन है। इधर हम लाते हैं हमटी, इधर हम लाते हैं डमटी, यहाँ पे लाते हैं क्वांटिटी पर यूनिट और यहाँ पे लाते हैं कॉस्ट। यहाँ पे लाते हैं क्वांटिटी पर यूनिट और इधर लाएंगे कॉस्ट। ये जी हमारा टेबल है जिस पे हमें डाटा अरेंज करना है। जैसे कॉस्ट पर यूनिट अपने कैलकुलेट करना है। लाइक रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या है? रॉ मटेरियल ए की कॉस्ट पर यूनिट 1.5। रॉ मटेरियल ए हमटी में कितना इस्तेमाल होता है? क्वांटिटी पर यूनिट, क्वांटिटी पर यूनिट 1.5। तो ए की कॉस्ट 2.25। एच बनाने में ए की कॉस्ट कितनी होगी? 1.5 kg इस्तेमाल होने हैं 1.5 के हिसाब से। 2.25 रॉ मटेरियल लगेगा ए एच बनाने में, हमटी बनाने में। बी का रेट क्या है? बी का रेट कॉस्ट पर केजी 1 और बी हमटी बनाने में कितना केजी लगता है? 2। सो 2 रुपए का बी लगेगा जी इसमें। लेबर का रेट पर आवर क्या है? 1.6। हमटी बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं? 6। सो 1.6 इंटू 6 लेबर कॉस्ट 9.6। ओवरहेड रेट मशीनिंग का 15 रुपए पर आवर है और असेंबली का 10 रुपए पर आवर है। हमटी बनाने में मशीनिंग में कितना टाइम लगता है? कितने घंटे लगते हैं? हमटी बनाने में मशीनिंग में टाइम लगता है आपका 15 मिनट। हमटी बनाने में मशीनिंग में टाइम लगता है 15 मिनट। तो हम चूंकि आवर्स का रेट लिया हुआ है तो मैं इसको 15/60 लिख देता हूं। और हमटी बनाने में असेंबली में टाइम लगता है 24 मिनट, तो मैं इसको यहाँ पे 24/60 लिख देता हूं। तो अब बताइए 15 इंटू 15/60। हमटी असेंबली, बिल्कुल जी, माय मिस्टेक, 12/60 जी। 15/60 इंटू 15 3.75 और 12/60 इंटू 10
2। लीजिए जी, ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। सम कीजिए हम टी 19.60। ये है जी बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट। रेट का जो कॉलम है वो हमारा कॉमन है। आगे हमने हर प्रोडक्ट में क्वांटिटी जो इस्तेमाल होनी है वो लेनी है, और क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट ले पा रहे हैं। हम टी में ए लग रहा है 2.25 का, बी लेबर, ओवरहेड मशीनिंग के, ओवरहेड असम्बलिंग के, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 19.6। इसी अंदाज में आप डी की कॉस्ट पर यूनिट बना सकते हैं। जैसे डी में ए कितना इस्तेमाल हुआ, 0.5। डी में बी कितना इस्तेमाल हुआ, 4। डी में लेबर कितनी लगी, 9। मशीनिंग में डी पे कितना टाइम लगा, 24/60, और असेंबली में 18/60। लीजिए यही रेट्स हैं। 1.5 इंटू 0.5 0.75, 1 इंटू 4 4, 1.6 इंटू 9 14.4, 15 इंटू 24/60 6, एंड 10 इंटू 18/60 3। लीजिए जी टोटल 28.15। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। ये हमारी बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट है। अगले साल जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसकी हमारी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है। ये टारगेट कॉस्ट पर यूनिट हमारी मदद करेगी प्राइसिंग डिसीजन में, कि अगर हमसे कोई कस्टमर प्राइस मांगता है तो हमें पता है अगले साल हमें हमटी की कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है, डमटी की कॉस्ट पर यूनिट क्या आने वाली है। हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके प्राइस दे सकते हैं। बजट्स आर टारगेट्स, ये टारगेट कॉस्ट है, और ये हमें प्राइसिंग में या दूसरे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पार्ट एच, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। हमने पार्ट डी में डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कह लीजिए, यूजेज बजट बनाया था। अब हमें इसका परचेज बजट बनाना है। हमारे कितने रॉ मटेरियल हैं जी, 2, ए एंड बी, और यूजेज से परचेज पे जाना। व्हाट इज द इक्वेशन, यूजेज से परचेज रिक्वायरमेंट निकालना कैसे निकलती है जी। 1 वॉलंटियर, एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताया इक्वेशन क्या है जी। यूजेज से परचेज पे जाना, बेटा परचेज क्वांटिटी कहाँ से आएगी, वो तो जानना चाह रहा हूँ। यूजेज की क्वांटिटी तो हमारे पास है, परचेज क्वांटिटी कहाँ से आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह हमने सेल से प्रोडक्शन पे गए थे उसी तरह यूजेज से प्रोक्योरमेंट पे जाया जाता है। आपकी रॉ मटेरियल यूजेज आपके पास है, इसमें आप ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको रॉ मटेरियल परचेज रिक्वायरमेंट आ जाती है। और ये रिक्वायरमेंट हमें दोनों रॉ मटेरियल ए और बी के लिए बनानी है। सो रॉ मटेरियल यूजेज बजट आपके पास है, जो कि हम पार्ट डी में बना चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें मिलेगा बजटेड रॉ मटेरियल परचेज बजट हमारे पास आएगा। लेकिन ये परचेज बजट आएगा पहले फेज में केजीज में, फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस पर केजी से, जो कि रुपीज में होगी। और जैसे हमने पहले डिस्कस कर बैठे हैं कि परचेज बजट हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, रुपीज भी चाहिए होगा। फिर हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज बजट रुपीज में आ जाएगा। ये हमारे रॉ मटेरियल के बजट का फॉर्मेट है, रॉ मटेरियल परचेज बजट का फॉर्मेट। पहले हम क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे और फिर क्वांटिटी को रेट या प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पे भी आएंगे, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ये बजट जाने वाला है। उनको क्वांटिटी भी बतानी है कितनी खरीदनी है, रेट का टारगेट भी देना है। ये दोनों उनके टारगेट्स हैं। यूजेज, पहले हम ए के सिर्फ फोकस करें। अगर यूजेज, ए की यूजेज 8500, ये डाटा केजीज में है। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक, नोट नंबर सी, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट ऑन 31 मार्च
600, ए की 600 है जी, ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल 20x5 इज 1100 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये आपका बन गया जी परचेज। कितना जी? सॉरी 8000 kgs, ये आपकी परचेज रिक्वायरमेंट है। और इसकी बजटेड प्राइस उसने हमें बताया पर केजी जो है वो 1.5 है। सो टोटल परचेज इज 12,000। सिमिलर वर्किंग हम बी के लिए भी कर सकते हैं कि बी में यूजेज है नोट नंबर डी से, वर्किंग डी से 28,000। बी का क्लोजिंग स्टॉक है 1000 और इसका ओपनिंग स्टॉक 6000, तो इसकी परचेज रिक्वायरमेंट 23,000 kgs में है और इसका रेट 1 और इसकी प्राइस वैल्यू 23,000। ये जी हमारा परचेज बजट भी रेडी हो गया। रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये सारी इक्वेशंस रिलेशनशिप जो यूज़ हो रहे हैं आपने प्रायर स्टडीज़ में अपने सीखे हुए हैं। कोई चीज़ जैसे मैंने पहले कहा आपको लगे कोई इक्वेशन जो आपको समझ नहीं आई, आपने पहले नहीं सुनी हुई, नहीं सीखी हुई, काइंडली हाथ रेस करके उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन डिमांड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक इस चैप्टर में कोई नई टर्म शायद आपको यहाँ से ऑनवर्ड अब नज़र ना आए, कोई नया प्रिंसिपल शायद आपके सामने ना आए, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनीथिंग न्यू उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर डिमांड कर लीजिएगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा ओपनिंग स्टॉक तो देखें ये बजटेड नहीं होगा, ये तो आपका पीरियड क्लोज हो रहा है ना, जिस पीरियड पे आप खड़े हुए बजट बना रहे हैं, मे बी आप 2020 का बजट बना रहे हो, तो 2020 का बजट आप बना रहे हो, हम अज्यूम करते हैं कि आप 2020 1 जनवरी से शुरू होने हैं, तो मे बी आप 30 दिसंबर 31 दिसंबर का बना रहे हो, तो जो 30 दिसंबर 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका ओपनिंग स्टॉक बनना है ना, तो वो नॉर्मली एक्चुअल हो सकता है, बट उसने अगर उसका बजट का वर्ड लगा दिया है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक इस केस में एक्चुअली लिया जाता है, क्योंकि आपको उसने 1 अप्रैल 20x5 की बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में स्टॉक्स एक्चुअल आ रहे होते हैं। बाज का तो होता है बजट आप नवंबर में बना रहे हैं, लेकिन किस पीरियड का बना रहे हैं? जनवरी ऑनवर्ड, तो उस केस में फिर आपको 31 दिसंबर की बैलेंस शीट भी एक्सपेक्टेड दी जाती है, लेकिन आपके लिए वो एक्चुअली है, आपने इसको एक्चुअली लेके चलना होता है। टर्म वो बेशक एक्सपेक्टेड यूज कर ले, जैसे हम अगर आज बैठ के 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 का बजट बना रहे हैं, तो हमें 31 दिसंबर की बैलेंस शीट चाहिए, तो वो अभी नहीं अवेलेबल, तो वो बात का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट और 31 दिसंबर दे देता है हमें, तो वो हमारे लिए एक्चुअली है, हमारी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आता। हम 2020 का जब बजट बनाएंगे तो जो एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट दी जाए या एक्चुअल बैलेंस शीट दी जाए 2019 की, हमारे लिए वो एक बराबर है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये आपका एक टेस्ट हुआ था छुट्टियों से पहले, रिजल्ट से पहले, वो कुछ पेंडिंग है, मुबशर आप काइंडली आप ले आते हैं। इस वीक हमारा टेस्ट प्लान नहीं है क्योंकि रिजल्ट के बाद अभी क्लासेस शुरू हुई, कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया। नेक्स्ट वीक से हमारा टेस्ट रेगुलरली शुरू होंगे और नेक्स्ट वीक जो हमारे टेक्स्ट का थर्सडे को टेस्ट होगा और वो टेस्ट का बेटा ये आप ले जाइए, ये आप मुझे लिस्ट है आपके पास? लिस्ट नहीं दी आपने? अच्छा, आइंदा ना जब आप टेस्ट लेके आया करें साथ लिस्ट लेके आया करें, बल्कि आप ऐसा करें फिर अभी भी टेस्ट भी ना दीजिए, ठीक है? ये फिर कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, आप लिस्ट मेरे साथ लेके आइएगा ताकि मैं लिस्ट भी डिस्कस कर लूँ और मुझे फिर सोल्यूशन वगैरह दे दीजिए, कल हम इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से हमारे टेस्ट रेगुलरली एवरी थर्सडे वी हैव अ टेस्ट डे, और जो स्टूडेंट्स नए हैं दे शुड नो कि हमारे पास टाइम फ्लेक्सिबल होता है, आप अपनी कन्वीनियंस से 9 to 3 के दरमियान आप टीए डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में रब्ता करके आप टेस्ट दे सकते हैं। यू विल बी असाइंड अ टेस्ट रूम जहाँ पे आप टेस्ट देंगे। सो नेक्स्ट थर्सडे ऑनवर्ड वी विल बी हैविंग टेस्ट हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट डे है। सीएमए का टेस्ट डे हमारा थर्सडे है, और हमारा जो थर्सडे को टेस्ट आएगा पहला अब, दैट शुड बी फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग रिसेंटली हमारा एरिया कंप्लीट हुआ है, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है मैंने उनको भी यही एडवाइस किया है कि आप सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग से अपनी डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए। पहला चैप्टर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का ही ऑनलाइन में अटेंड करना है। बजटिंग के एंड पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी साथ कर रहे होंगे, मतलब हमें भी हमारा शायद कल का जो दिन लगे, मे बी परसों से हम, परसों क्या दिन है? सैटरडे से हम
बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। सैटरडे से हम बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, हो सकता है सैटरडे मंडे को हम बजटिंग कर लें। चूंकि थर्सडे को आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है मैं ट्यूसडे वेडनेसडे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल करा दूं। तो कोशिश कीजिए जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को कवर करें, ट्यूसडे वेडनेसडे तक प्रोसेस कॉस्टिंग आपका कंप्लीट हो, ताकि आप टेस्ट में एज अ रेगुलर स्टूडेंट अपेयर हों, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।